दोस्तों, शाम का 5 बज रहा था। डीएसपी रितु मैडम अपने ऑफिस से घर जाने के लिए बाहर निकलती हैं। उनकी जिप्सी बाहर खड़ी होती है, ड्राइवर वहीं पर खड़ा होता है। डीएसपी रितु मैडम अपने जिप्सी में आकर के बैठ जाती हैं और फिर ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट करके और उनके क्वार्टर के लिए चल देता है। उनका क्वार्टर वहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर होता है, जहाँ उनकी ऑफिस होती है और उनके क्वार्टर के बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। ड्राइवर वहाँ से जिप्सी लेकर के उनके क्वार्टर को चल देता है। दोस्तों, उस दिन मौसम काफ़ी सुहाना होता है। आसमान में काले बादल घेरे हुए थे, हल्की हल्की हवा चल रही थी, हल्की हल्की बूंदें छूट रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और काफ़ी सुहाना मौसम बना हुआ था। मैडम अपने ड्राइवर से कहती हैं कि आज मौसम कितना अच्छा है, कितना सुहाना मौसम है, कुछ स्पाइसी चीज़ या कुछ ऐसा गरम गरम खाने को मिलता तो बहुत मज़ा आता। ड्राइवर कहता है, मैडम यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक ठेले वाला ठेले के ऊपर मक्का का भुट्टा बेचता है, बहुत ही टेस्टी बनाता है, कई बार मैंने खाया हुआ है। तो मैडम कहती हैं कि ठीक है, चलो फिर बनवाओ। ड्राइवर लेकर के चला जाता है तो रोड के किनारे वो मक्का का भुट्टा बनाने वाला अपना ठेला लगा करके भुट्टा बना रहा होता है। कई सारे उसके पास कस्टमर होते हैं, उनको बना करके दे रहा था। लेकिन जैसे ही वो देखता है कि जिप्सी आकर के डीएसपी मैडम की जिप्सी आकर के खड़ी हो गई, वो सारे कस्टमर को छोड़ करके और उनके लिए भुट्टा बनाने लगता है। 2 भुट्टा बना करके और ड्राइवर को पकड़ाता है। उस समय वो व्यक्ति अपने गमछे से अपने चेहरे को बांध करके रखा था, जिसके वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। ड्राइवर दोनों भुट्टा लेकर के और गाड़ी में आता है, एक मैडम को देता है और एक अपने खाता है। काफ़ी टेस्टी बना होता है, मैडम को काफ़ी पसंद आता है। उसके बाद से तो हर दिन जब मैडम ऑफिस में पहुंचती थी तो ड्राइवर को भेज करके और भुट्टा मंगाती थी और खाती थी। जब भी उनको फुर्सत मिलता था, जब भी खाली होती थी, जब भी दिल करता था, अपने ड्राइवर को भेज देती थी और कहती है कि जा कर के भुट्टे बनवा करके ले करके आओ। और वो हर दिन तकरीबन उनको भुट्टे बनवा करके ले आता था। मौसम भी बरसात का मौसम था और काफ़ी ठंडा मौसम था और इस बरसात के मौसम में भुट्टा खाने का आनंद ही कुछ अलग आता है और वही मैडम को काफ़ी पसंद होता है और हर दिन ड्राइवर जा कर के ले आ करके बना बना करके देता रहता है। एक दिन ऐसे ही मैडम ऑफिस से निकल रही होती हैं तो ड्राइवर से कहती हैं कि चलो भुट्टा वाले के पास, वहाँ से भुट्टा खाएंगे फिर घर के लिए रवाना होंगे। ड्राइवर ले जा कर के भुट्टा वाले के पास अपनी जिप्सी को रोकता है और जैसे ही जिप्सी को रोकता है मैडम कहती हैं कि जाओ 2 भुट्टा बनवा करके ले आओ। ड्राइवर जाता है और भुट्टा वाले के पास भुट्टा बनवाने लगता है। ड्राइवर भुट्टा बनवा रहा होता है, लेकिन मैडम की नज़र उस भुट्टा वाले के ऊपर जैसे ही जाती है, मैडम उसे देख करके दंग रह जाती है। मैडम के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मैडम परेशान हो जाती है क्योंकि वो भुट्टा बनाने वाला कोई और नहीं था, वो मैडम का तलाकशुदा पति था, जिसे 6 साल पहले मैडम ने तलाक दिया था। दोस्तों, यह कहानी काफ़ी दिल को द्रवित करने वाली है, काफ़ी दुखी भी करने वाली है और अंत में आपको एक खुशी का भी इजहार कराएगी। एक औरत जो कि अपने एक बिगड़े हुए पति को सुधारने के लिए किस हद तक चली जाती है, ये इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सबसे विनती है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक कमेंट हमारे दिल में एक जगह बनाता है और हमें और अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके सामने लेकर आने के लिए प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ज़िले की। यहाँ पर एक रितु नाम की 18-19 साल की लड़की अपने माता पिता और अपने 2 छोटे भाई बहनों के साथ रहती थी। उसके माता पिता काफ़ी गरीब थे, छोटी मोटी गांव में ज़मीनें थी और थोड़ा बहुत मेहनत करके किसी भी तरह से अपने घर परिवार का रोजी रोटी चलाते थे। घर में 3 बच्चे थे पढ़ने के लिए, उनका किसी भी तरह से पढ़ाई लिखाई चल रहा था। रितु पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी, काफ़ी समझदार थी। हमेशा वो
अपने क्लास में अच्छे नंबरों से पास होती थी, हमेशा क्लास में अव्वल आती थी। लेकिन घर की पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि ऋतु या उसके भाई बहन किसी अच्छे स्कूल में पढ़ें, इसलिए वो गांव के प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ते थे। धीरे धीरे ऋतु जवान होने लगती है तो फिर उसके पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है, जो कि आम हर पिता के लिए होता है। और उसके पिताजी फिर उसके लिए एक अच्छे दूल्हे की तलाश में लग जाते हैं। दोस्तों, बहुत जल्द ही उसे एक लड़के का पता चलता है। उस लड़के का नाम अभय होता है। वहीं के बगल के गांव का लड़का होता है। देखने में काफ़ी स्मार्ट होता है, काफ़ी सुंदर होता है। पढ़ाई लिखाई उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन उसके घर की, उसके माता पिता के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, कई सारी दुकानें थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, एकलौता संतान था। इसको देख करके उसके माता पिता, ऋतु के माता पिता सोचते हैं कि लड़का अच्छा है, देखने में भी सुंदर है, बेशक पढ़ाई लिखाई अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, और इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि एकलौता संतान है और उसके पिता के पास 200 से 250 बीघे ज़मीन है, कई सारी 8-10 दुकानें हैं जिसका किराया आता है, जिसका रेंट आता है, तो पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये अपना जीवन आराम से काट सकता है। फिर उसके बाद ऋतु के पिताजी उनके पास जाते हैं, उनके पिताजी से बातचीत करते हैं और उस अभय के पिता तैयार हो जाते हैं शादी के लिए। दोस्तों, आपको बताते चलूं कि जो अभय नाम का लड़का था वो एक नंबर का, मतलब जो कहा जाता है कि नशेड़ी, एक नंबर का घुमक्कड़, माँ बाप के पैसों को उड़ाने वाला, बर्बाद करने वाला ऐसा लड़का था। लेकिन किसी भी तरह से उसको तोप ढक करके, और उसके माता पिता चाहते थे कि इसकी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, जिससे कि अगर इसकी पत्नी आ जाए तो इसके अंदर कुछ सुधार आ जाए। क्योंकि अभय से उसके माँ बाप भी काफ़ी परेशान हो गए थे। वो अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता था, कोई काम धंधा नहीं करता था, और इस वजह से उसके माँ बाप काफ़ी परेशान थे। वो चाहते थे कि कोई भी रिश्ता आए और हम इसका शादी कर दें। और जब ऋतु के पिता उसके पास जाते हैं रिश्ता लेकर के, तो उसके माता पिता तैयार हो जाते हैं। अब ऋतु के पिताजी की आंखों के ऊपर उसके धन दौलत का पर्दा पड़ा हुआ था और वो उसके बारे में कुछ भी पता करने की कोशिश नहीं करते हैं, और तय समय पर एक डेट निश्चित करके उस लड़के के साथ उस लड़की की शादी हो जाती है। दोस्तों, ऋतु भी काफ़ी खुश होती है, क्योंकि अभी तक ऋतु के भी दिलो दिमाग में कोई ऐसा एम नहीं था जिसको लेकर के वो आगे बढ़ रही थी। वो भी बस यही जानती थी, जैसे गांव की लड़कियां हैं, पढ़ाई लिखाई थोड़ा बहुत एक लिमिट तक किया, उसके बाद शादी विवाह हो गया, अपने पति के घर चली गई, वहां जा कर के अपनी दुनिया बसा लिया उसने। यही चीज़ें आम लड़कियों की तरह से ही ऋतु के भी दिलो दिमाग में चल रहा था। लेकिन आगे जो घटनाएं होने वाली थी वो ऋतु के भी दिलो दिमाग को बदलने वाली थी और काफ़ी परिदृश्य चेंज होने वाला था। दोस्तों, बड़ी ही अच्छी ढंग से, बड़े ही खुशनुमा माहौल में और बड़े ही धूमधाम से ऋतु और अभय की शादी हो जाती है। ऋतु जब ससुराल जाती है तो उसके सास ससुर ऋतु को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और उसका पति अभय भी उसकी सुंदरता पर मोहित होता है, क्योंकि ऋतु इतनी सुंदर थी ही कि उसे अगर कोई भी देख ले तो देखता ही रह जाए। अभय कुछ दिनों तक उसकी सुंदरता में पूरी तरह से लट्टू था, रात दिन हमेशा उसके साथ ही रहना, उसके पास ही रहना, और जो अक्सर शादी के बाद लड़कों और लड़कियों में होता है, और वही चीज़ें उसके साथ भी हो रही थी। अपनी पत्नी को पूरा प्यार दे रहा था, पूरी संतुष्टि, पूरी खुशी दे रहा था। उसके माता पिता भी ऐसी बहू पा करके काफ़ी खुश थे, और उनके दिलो दिमाग में ये चल रहा था कि मेरा बेटा जो है गलत रास्ते पर चल रहा है, ये बहू के आने के बाद वो धीरे धीरे सुधर जाएगा। और बहू के आचरण को और बहू के बातचीत को देख करके और उसके क्रियाकलाप को देख करके उस सास ससुर के अंदर भी ये चीज़ें जग गई थी कि अब मेरा बेटा सुधर जाएगा। लेकिन दोस्तों, अभय बहुत ही बिगड़ चुका था। उसकी संगत इतनी खराब दोस्तों के साथ हो गई थी कि
वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ दिनों तक तो अपने पत्नी के साथ अच्छे तरीके से रहता है, लेकिन जैसे ही 3-4 महीने बीतते हैं फिर वो अपने उसी ढर्रे पर आ जाता है। दोस्तों के साथ घूमना, मौज मस्ती करना, माँ बाप के कमाए हुए पैसों को उड़ाना, कभी होटलों में जाना, कभी क्लबों में जाना, नशे करना, सट्टा लगाना। वो ऑनलाइन एक नंबर का सट्टेबाज था। ऑनलाइन पैसे लगाता था और हजारों हजारों रुपए एक एक दिन में हारता था। दोस्तों, ये चीज़ें और उसकी बढ़ने लगी थी और जब उसके माता पिता को ये पता चलता है तो उसे समझाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई है, कल के दिन तुम्हारे बच्चे होंगे। ये जो तुम्हारे आलतू फालतू के जो दोस्त हैं जिनके चक्कर में तुम इस तरह से बर्बाद हो रहे हो, ये सब तो खाने वाले हैं। आजकल दोस्त 99% बर्बाद करने वाले ही मिलेंगे, सिर्फ 1% ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको सही रास्ते पर ले जाएगा। उसके भी दोस्त ऐसे ही थे जो हमेशा उसको बरगलाते थे, उसको फुसलाते थे, क्योंकि वो एक अच्छे माँ बाप का, एक पैसे वाले माँ बाप का लड़का था। उससे पैसे निकलवाते थे और उसके पैसे से मौज मस्ती करते थे। उसको चढ़ा देते थे और वो चढ़ करके अपने आप को बहुत फन्ने खां समझता था और अपने दोस्तों में पैसे लुटाता रहता था, खर्च करते रहता था। नाइट पार्टियाँ, क्लबों में जाना और ये सारी चीज़ें, सारी हैबिटें उसके अंदर गलत थी। रात दिन नशे में धुत रहता था। जब ये चीज़ें उसकी पत्नी को पता चलता है तो पत्नी काफ़ी दुखी होती है। कहती है कि देखिए, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। आप जो काम कर रहे हैं ये एक दिन आपको ऐसे गर्त में लेकर के जाएगा जहाँ से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये तो माँ बाप ने आपके पैसे इतना कमा करके रखा था, उसको आप उड़ा रहे हैं। लेकिन पैसे कमाने में समय लगता है, उसको गंवाने में समय नहीं लगता है। आप अगर इस तरीके से अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती में लगे रहेंगे, नशे में लगे रहेंगे, सट्टाबाजी में लगे रहेंगे, पैसे को इस तरह से अगर आप बर्बाद करेंगे तो गिनती के दिनों में आप बर्बाद हो जाएंगे। आपके माँ बाप भी बर्बाद हो जाएंगे और हम सब की दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए अभी से सुधर जाइए, अपने रास्ते पर आ जाइए। जब ऋतु उसको समझाती है तो उस टाइम तो वो कहता था कि हाँ ठीक है, मैं अब से नहीं करूँगा। लेकिन अगले दिन फिर उसके दोस्त उसको फ़ोन कर देते थे, उसके दोस्त आ जाते थे और फिर उसके बाद वो दोस्तों के साथ चला जाता था और सुबह से लेके कब शाम हो जाता था, शाम से लेके कब रातें हो जाती थी। कभी कभी तो कई रातों तक वो घर पर भी नहीं आता था। दोस्तों, काफ़ी बुरी हालत हो गई थी उसकी। अब तो वो घर की हर चीज़ें लेकर के बेचने लगा था, माँ बाप से पैसे ज़बरदस्ती लेने लगा था। अगर माँ बाप पैसे नहीं देते थे तो माँ बाप को मारता था, पीटता था, परेशान करता था, घर की चीज़ों को उठा करके ले जा करके बेच देता था, क्योंकि अब वो बिल्कुल एडिक्टेड हो चुका था। उसका एडिक्शन इतना बढ़ गया था कि उसको समझाना, उसको बताने का कोई बस का नहीं था। उसको हर दिन नशा चाहिए था, हर दिन सट्टे खेलना था उसको, हर दिन उसको पार्टियां करना था, हर दिन दोस्तों के साथ घूमना था, मौज मस्ती करना था। अब तो वो बाहर बेश्याओं के पास भी जाने लगा था। दोस्तों, ये चीज़ें जब उसके पिता को पता चलता है तो एक दिन अचानक ही उसके पिता को हार्ट अटैक आ जाता है और उसके पिता की ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। उस घर पे दुखों का पहाड़ पड़ जाता है। उसकी माँ जो होती है रोती रहती है, बिलखती रहती है, उस बच्चे को कोसती रहती है कि देखो, एक तुम्हारे वजह से तुम्हारे पिताजी इस दुनिया से चले गए, कब सुधरोगे, अब तो सुधर जाओ। लेकिन वो बिल्कुल सुधरने का नाम नहीं ले। अब ऋतु के साथ हर दिन मारपीट करने लगा था, अपनी माँ को मारता था। अब उसके पिताजी के गुजर जाने के बाद घर के ऊपर तो सामत आ गई थी, कोई भी जेंट्स नहीं था जो उसको रोक पाए। अब वो हर दिन अपने माँ के साथ मारपीट करना, अपनी पत्नी ऋतु के साथ मारपीट करना, नशे की हालत में घर पे आना, कई दिनों तक घर आना नहीं, दोस्तों के साथ उसी घर में आकर के वहीं पर पार्टी करना, वहीं पर दारूबाजी एक रूम में करना, वहीं पर सिगरेट पीना। अब इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि
थोड़े ही दिनों के बाद तकरीबन 4-5 महीना ही बीता होगा कि उसकी माँ का भी देहांत हो जाता है। दोस्तों, अब उस घर में ऋतु और उसका पति दोनों ही रह जाते हैं। अब घर की माली हालत बहुत ही खराब हो जाती है। अकेले ऋतु घर में पड़ी रहती है और उसकी गालियाँ, उसकी मारपीट सहती रहती है। एक दिन वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मेरे घर का हालत आपको पता चल ही चुका है कि इस मेरे घर में क्या क्या हो गया है, और आज भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ये हर दिन मुझे मारता है, हर दिन पीटता है, कई कई दिनों तक घर नहीं आता है। अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी। तो उसके पिता समझाते हैं कि बेटे, कुछ भी हो, अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट करो। वो नशे का प्रवृत्ति उसको हो गई है, वो नशेड़ी हो गया है, वो एडिक्टेड हो चुका है। उसको संभालो, उसको सुधारने की कोशिश करो। तुम उसकी पत्नी हो, तुम्हारा फर्ज बनता है, तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि अगर तुम्हारा पति गलत मार्ग पर है, गलत रास्ते पर है, तो उसको सुधारो। बेशक तुम्हें अपना कितना भी कष्ट उठाना पड़े, लेकिन उसे सुधारने की कोशिश करो। एक पिता ने इतनी अच्छी अपनी बेटी को गाइडेंस दिया। फिर उसके बाद ऋतु अपने पति को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब भी वो उसे समझाने की कोशिश करती है, वो उसे मार पीट करके और ज़बरदस्ती उसके कभी कभी गहने वगैरह भी छीन करके और ले जा करके बेच करके पी लेता था। अब तो उसके पास धीरे धीरे पैसे खत्म हो रहे थे। घर की जो जमीन जायदाद थी, अब उसके माता पिता नहीं रह गए थे, अब वही सब चीज़ का मालिक हो गया था। अब धीरे धीरे ज़मीनों को बेच बेच करके पीने लगा था, ज़मीनों को बेच बेच करके सट्टाबाजी करने लगा था। अब धीरे धीरे ज़मीनें बिकने लगी थी, दुकानें बिकने लगी थी, और ऋतु के रहते रहते ही उसकी तकरीबन आधा ज़मीनें और आधी दुकानें बिक चुकी थी। अब ऋतु से बर्दाश्त नहीं होता है और एक दिन अपने पति को कहती है कि मैं आज आखिरी बार आपको समझा रही हूँ, आप मान जाओ, नहीं तो अभी जो बचा खुचा है ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जब ये बातें वो सुनता है तो ऋतु को बहुत मारता है, और मारने के बाद फिर निकल जाता है वही उन्हीं दोस्तों के साथ पीने खाने मौज मस्ती करने के लिए। उसके बाद फिर ऋतु वहाँ से उस दिन अब सोच लेती है कि अब इसके साथ नहीं रहना है, और अपने अब माँ बाप के पास भी नहीं जाना है, क्योंकि अगर मैं इस समय अगर अपने माँ बाप के पास जाऊंगी तो उनके 2 बच्चे हैं, उनके पास ऐसे ही पैसे नहीं हैं, ऐसे ही उनके पास गरीबी है, और मैं उनके सिर पर जा कर के बैठ जाऊंगी तो वो लोग भी ऐसे और भी परेशान हो जाएंगे। फिर वो अपने माँ बाप के पास भी नहीं जाती है और अपने घर से निकल जाती है। वहीं पर एक सहेली उसकी रह रही होती है जो कि यूपीपीसीएस की तैयारी करती थी। उस सहेली के पास जाती है और कहती है, देखो मेरे घर की ऐसी ऐसी हालत है और मैं अपने पिता के पास नहीं जा सकती हूँ, और मैं इसके पास भी नहीं रह सकती हूँ, और मैं इसे छोड़ करके किसी दूसरे शहर में भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरा पति इस जगह पर है, इस रास्ते पर है कि कभी भी इसके साथ कुछ भी घटना घट सकती है। तो मैं चाहती हूँ कि हमेशा मैं इसके आसपास ही कहीं रहूँ, जिसका इसे पता ना चले कि मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मुझे इसके बारे में हर दिन ये पता चलता रहे कि ये कहाँ पर है, ये ठीक तो है, जिंदा तो है, कुछ हुआ तो नहीं। क्योंकि कुछ भी हो, कितना भी गलत है, मेरा पति है, और मेरा दिल गवाही नहीं देता है कि मैं इसको तलाक दे दूँ या इसे छोड़ करके कहीं चली जाऊँ। लेकिन मैं ये मान करके चल रही हूँ कि जब तक मैं इससे थोड़ा दूरी नहीं बनाऊंगी तब तक ये सुधरेगा नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ ही रहना चाहती हूँ, लेकिन ये बातें तुम किसी और को भी बताओगी नहीं, इवन मेरे माता पिता या अपने घर में या अपने दोस्तों को, किसी को भी नहीं बताओगी। मैं तुम्हारे यहाँ ही रहूँगी। अगर कोई पूछता भी है तो तुम सिर्फ इतना ही बताओगी कि मेरी एक दूर की फ्रेंड है। दोस्तों, उसकी जो फ्रेंड है वो मान जाती है। उसके बाद वो फ्रेंड उसको कहती है कि तू पढ़ने लिखने में तो तू अच्छी थी, फिर अचानक तूने पढ़ाई लिखाई क्यों ऐसे तुमने छोड़ दिया। तुम 10th में, हम लोगों ने 10th हम दोनों ने एक साथ किया था। उस टाइम तू टॉपर थी 10th की, मैं तो काफ़ी तेरे से पीछे थी। उसके बाद 12th में भी तू टॉपर थी, और आज तू पढ़ाई लिखाई छोड़ करके क्यों बैठ गई है। तू तो चाहे तो तू पढ़ लिख करके बहुत आगे बढ़ सकती है।
वो लड़की यूपीपीसीएस की तैयारी कर रही होती है और वो उसका प्री निकल चुका था उस लड़की का। जब वो ऋतु को इस तरीके से गाइड करती है तो उस दिन ऋतु के दिमाग की घंटी बजती है। वो भी सोचने लग जाती है, पूरी रात उसको नींद नहीं आती है। वो भी कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी को कहाँ ले जा रही हूँ। अगर मेरी सहेली जो मुझसे इतना कमज़ोर थी पढ़ाई में, अगर वो यूपीपीसीएस का प्री निकाल सकती है तो मैं क्यों नहीं निकाल सकती हूँ। और फिर उस दिन के बाद वो अपने सहेली के साथ बैठ करके ही पढ़ने लगती है। शुरू में उसको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बाद में बहुत जल्दी वो ग्रिप पकड़ लेती है और ग्रेजुएशन वहीं पर स्टार्ट करती है। साथ में 12th पास किया था उसने, सिर्फ ग्रेजुएशन वहीं से स्टार्ट करती है। वहीं के यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेती है, ग्रेजुएशन करती है और साथ साथ में पीसीएस की तैयारी करती है। 3 साल के बाद उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होता है और उसके बाद पहली बार वो पीसीएस के एग्ज़ाम में बैठती है। दोस्तों, पहली बार ही उस ऋतु ने प्री निकाल लिया था, लेकिन आगे मेंस में नहीं निकाल पाई और उसके बाद फिर उसने दोबारा अपनी मेहनत जारी रखी, हतोत्साहित नहीं हुई और फिर से उसने मेहनत जारी रखा। इस बार वो और उसके दोस्त दोनों ही एग्ज़ाम दे रहे थे और भगवान की जो मर्जी होती है, अगर ऊपर वाले का हाथ होता है, अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो भगवान उसकी मदद भी करते हैं और उसके साथ अच्छा भी होता है। और वो उस दिन जब उसका फाइनल रिजल्ट आता है तो वो रिजल्ट उसकी पूरी दुनिया, उसका पूरा जीवन ही बदल देता है। उसकी जो दोस्त होती है, जिसका तीसरा चौथा चांस होता है, वो इस बार भी नहीं निकल पाती है, लेकिन ऋतु इस बार काफ़ी अच्छे रैंक के साथ यूपीपीसीएस निकाल लेती है। दोस्तों, जिस दिन उसका यूपीपीसीएस निकलता है, वो सोचती है कि अपने पति को सबसे पहले इसका समाचार दूं, लेकिन जब किसी तरह से जब अपने पति का समाचार पाना चाहती है तो पता चलता है कि उसका पति तो आज बिल्कुल रोडपति हो चुका है। सब कुछ उसने बेच दिया है और अब वो यहाँ रहता ही नहीं है, उसका कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं है। दोस्तों, जब ये समाचार उसको मिलता है तो काफ़ी दुखी होती है, काफ़ी तकलीफ़ में होती है और फिर वो अपने पिता को फ़ोन करती है और कहती है, पिताजी ऐसी ऐसी बात है, मैंने यूपीपीसीएस निकाल लिया। उसके पिता जब देखते हैं तो फूलों नहीं समझते हैं। पहले तो वो सोचते हैं कि कैसे इसने यूपीपीसीएस, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ 12वीं पास की थी और इसका हमने शादी कर दिया था। कुछ दिनों पहले हमको पता चला था, 2 साल पहले, कि ये अपने पति का घर छोड़ करके कहीं भाग गई। हर जगह मेरा नाक कट रहा था, हर जगह लोग ये कर रहे थे कि इसकी बेटी भाग गई, और आज ये समाचार मिल रहा है कि ये यूपीपीसीएस निकाल दी, ऐसा कैसे हुआ। तो फिर वो सारी चीज़ें अपने पिता को बताती है, A to Z सब कुछ बताती है कि कैसे कैसे मेरे घर परिवार में क्या हुआ, उसके बाद मैं कहाँ रह करके पढ़ाई की और कैसे तैयारी की और कैसे यूपीपीसीएस मैंने निकाला। जब पिता को, उसके भाई बहनों को जब ये सारी चीज़ें पता चलती है तो घर में काफ़ी खुशी का माहौल होता है। ऋतु अपने घर पे पहुंचती है, अपने पिताजी के पास जब जाती है, अपनी माँ के पास जाती है, अपने भाई बहनों से मिलती है तो सबके आंखों में आंसू होता है। सब रो रहे होते हैं, सब खुशी के आंसू रो रहे होते हैं कि इतनी तकलीफ़ में हमारी बेटी ने, हमारी बहन ने आज यूपीपीसीएस जैसा बड़ा मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, गांव के लोगों को जब पता चलता है, आसपास के लोगों को पता चलता है तो मिठाइयाँ बांटी जाने लगती हैं। लोग खुश होने लगते हैं कि एक बेटी जो इस गांव की रहने वाली थी, नॉर्मल पढ़ने वाली थी, कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं थी, एक गरीब परिवार में गरीब माँ बाप की संतान थी और आज उसने यूपीपीसीएस निकाल लिया। इस गांव का पूरा मान मर्यादा बढ़ा दिया इसने। दोस्तों, जब ये सारी चीज़ें हो जाती है, फिर वो ट्रेनिंग के लिए जाती है और ट्रेनिंग करके जब वापस आती है तो उसके रैंक इतने अच्छे होते हैं
कि उसको गृह जनपद ही मिल जाता है। कौशाम्बी जिले में ही वो डीएसपी बन करके पोस्टेड होती है और फिर उस दिन उसका पति वहाँ पर मिल जाता है। वो अपने पति को देखती है, मैडम के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उनके आंखों में आंसू बहने लग जाते हैं। और जब अभय भी मैडम की तरफ देखता है तो अपनी पत्नी को पहचान जाता है। मैडम अभय को देखती रहती हैं और अभय मैडम को देखता रहता है। थोड़ी देर के बाद अभय अपनी गर्दन नीचे कर लेता है और उसके भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रितु मैडम अपने ड्राइवर से कहती हैं कि इस भुट्टे वाले को भी लेकर के और ऑफिस में आओ, पहले मुझे चलो ऑफिस छोड़ दो, फिर उसके बाद गाड़ी लेकर के आना और इसको बैठा करके मेरे ऑफिस में लेकर के आना। ड्राइवर जाता है, उनको ऑफिस में छोड़ देता है, फिर दोबारा गाड़ी लेकर के आता है और भुट्टे वाले से कहता है कि अपनी दुकान क्लोज कर लो भाई, चलो मैडम ने तुमको बुलाया है। वो दुकान क्लोज कर लेता है और फिर मैडम के पास जाता है। मैडम अपने ऑफिस में बैठी रहती हैं, सामने चेयर रहता है तो कहती हैं चेयर के ऊपर बैठ जाओ। वो बैठ जाता है, फिर कहती हैं कि क्या हुआ, तुम्हारे जीवन में ऐसे क्या हो गया? मुझे तो पता था, मुझे पहले ही पता था कि तुम्हारे साथ बहुत गलत होने वाला है। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि इस तरह से गलत लोगों के साथ मत रहो। गलत दोस्त हमेशा आदमी की ज़िंदगी को बर्बाद ही करते हैं। अच्छा दोस्त रहेगा तो ज़िंदगी को आबाद कर देगा, लेकिन अगर एक गलत दोस्त अगर साथ में रहने लग जाएगा तो पूरी ज़िंदगी को तहस नहस करके रख देगा। और वही तुम्हारे साथ हुआ। मुझे पहले से ही अंदाज़ा था कि ये सब चीज़ें तुम्हारे साथ होने वाला है, लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था कि तुम कहाँ से कहाँ पर पहुँच जाओगे, कहाँ से अर्श से फर्श तक पहुँच जाओगे, इसका अंदाज़ा नहीं था। मैं ये सोच करके चलती थी कि एक न एक दिन तुम ज़रूर सुधर जाओगे, वापस आ जाओगे अपने रास्ते पर, लेकिन तुम वापस नहीं आए। और आज जिस व्यक्ति के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, जिसके पास करोड़ों की दुकानें थी, वो व्यक्ति आज ठेले पर भुट्टा बेच रहा है। अभय कुछ नहीं बोलता है। अभय की आंखों में आंसू होते हैं, वो रोता रहता है और मैडम को एक क्षमा याचना के नज़रों से देखता रहता है। फिर उसके बाद रितु मैडम कहती हैं कि कोई बात नहीं, जो कुछ भी हो गया ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब तुम ये बताओ कि तुमने अभी भी उन नालायक दोस्तों का साथ छोड़ा है या नहीं छोड़ा है? अभी भी तुमने नशा छोड़ा है या नहीं छोड़ा है? तो अभय कहता है कि छोड़ने की तो बहुत कोशिश किया और कुछ हद तक छोड़ा भी हूँ, लेकिन पूरी तरह से छूट नहीं पाया है। मैं कोशिश करता हूँ लेकिन दिल नहीं मानता है। मैं जो कमाता हूँ जितना पैसे, उस पैसे को फिर मैं नशे में ही लगाता हूँ। जो खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत होता है, बड़ी मुश्किल से खाता पीता हूँ, और जब बाकी जो पैसा बचता है उसको फिर मैं नशा ही करता हूँ, क्योंकि मेरा नशा मुझे छोड़ नहीं रहा है। दोस्तों, जब रितु मैडम को ये पता चलता है तो सिर पे अपना हाथ रख करके और रोने लगती है और तुरंत अपने ड्राइवर से कहती है कि पता करो यहाँ पर डी एडिक्शन सेंटर कहाँ पर है। अच्छा, ड्राइवर पता करता है, वहीं पर नज़दीक के 1-1.5 किलोमीटर के आसपास में एक रिहैब सेंटर होता है, एक डी एडिक्शन सेंटर होता है। वहाँ पर लेकर के जाती हैं और उसको वहाँ एडमिट कराती हैं। तकरीबन 6 महीने के आसपास उस रिहैब में मैडम रखती हैं उसको, और हर दिन, हर तीसरे दिन उससे मिलने के लिए जाती थी। जब भी उसके पास मिलने के लिए जाती थी, उसको कुछ न कुछ खाने पीने को लेकर के जाती थी, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह अच्छी चीज़ें, पौष्टिक चीज़ें उसको लेकर के जाती थी। उसके माथे पर अपना हाथ रख के सहलाती थी और कहती थी कि अभी भी समय है, अपने अपने मन को, अपने इच्छाओं को थोड़ा सा प्रौढ़ करो। अगर दिल में तुम्हारे कुछ, अगर ऐसा कुछ बड़ा काम करने का अगर जिज्ञासा है तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलो।
इसमें कुछ भी नहीं रखा है। ये सिर्फ बर्बादी और बर्बादी ही है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। और जो इंसान चाह लेगा, कहते हैं कि जहाँ चाह है वहीं राह है। अगर तुम चाह लोगे कि नहीं मुझे नशा छोड़ना ही है, तो नशा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आज तक नशे के चक्कर में और इन सब दोस्तों के चक्कर में तुमने कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पूरा अपना जीवन बर्बाद कर दिए, अपने माँ बाप को खो दिए, अपनी पूरी प्रॉपर्टी को खो दिए। अब तो सुधर जाओ। हर दिन उसको समझाती रहती है। वहाँ का जो मनोचिकित्सक होता है उसको भी कहती हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं उनको भी कहती हैं कि इसके ऊपर इस तरीके से प्रेशर डालते रहिए, इसको समझाते रहिए कि ये जल्दी से जल्दी समझे, जल्दी से जल्दी रिकवर हो। और दोस्तों, रितु मैडम की जो प्रयत्न था, जो मेहनत थी, एक दिन रंग लाती है और वो पूरी तरह से सब कुछ नशा छोड़ देता है। दोस्तों, रिहैब सेंटर वाले जब मैडम को फ़ोन करके बताते हैं, मैडम अभी अच्छी तरह से सब कुछ छोड़ चुका है, फिर उसके बाद तकरीबन 8 महीने 9 महीने के बाद उसको रिहैब से मैडम लेकर के आती हैं और अपने क्वार्टर में रखती हैं। अपने क्वार्टर में रख करके उसका ध्यान रखती हैं, हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती हैं कि गलती से रिहैब से आने के बाद नशा न करने लग जाए। लेकिन इस बार जब वो रिहैब से आता है तो नशा पूरी तरह से छोड़ चुका था, सुधर चुका था। जब मैडम को ये पता चल जाता है कि अब ये सुधर चुका है, फिर उसके बाद उसे कहती हैं कि देखो, ये ठेले ठुले के को छोड़ो, मैं तुम्हें एक अच्छा बिजनेस करवाती हूँ। फिर उसको एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू करवाती हैं। और धीरे धीरे देखते देखते, अभय मेहनती तो था ही, लेकिन गलत लड़कों के चक्कर में, गलत दोस्तों के चक्कर में वो बर्बाद हो चुका था। गलत नशा उसको पकड़ा गया था। और जब वो दोस्तों से दूरी हो जाती है, वो नशा से दूरी हो जाती है, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। उसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस धीरे धीरे काफ़ी फल फूल रहा है। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद फिर रितु मैडम अपने माता पिता से बताती हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तो उसके माँ बाप काफ़ी उसको, रितु को डांटते हैं और कहते हैं कि देखो, वो सब कुछ बर्बाद कर चुका है, अपना सब बेच चुका है, उसके पास कुछ है नहीं। अभी भी तुम उसके साथ प्यार मोहब्बत क्यों रखना चाहती हो? अब तुम डीएसपी बन चुकी हो, तुम्हारे पास तो ऐसे हजारों बड़े बड़े अधिकारियों के रिश्ते आएंगे। उसको छोड़ो, उसके बारे में मत सोचो। लेकिन तभी वो डीएसपी मैडम कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, आप लोग ऐसे मत कहिए। मैंने उससे शादी किया है, उसने मेरी मांग में सिंदूर डाला है, आज भी मैं वो सिंदूर अपने मांग में डालती हूँ। आज भी उसकी लंबी उम्र की कामना करती हूँ। आज भी उसके लिए मैं फास्ट रखती हूँ, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ। मैं नहीं छोड़ सकती उसको, वो मेरा पति है और मरते दम तक वही मेरा पति रहेगा। स्त्री का धर्म होता है कि अगर पति गलत रास्ते पर है तो उसको सुधारने के लिए प्रयत्न किया जाए। आज जो मैं डीएसपी हूँ, जो मैं बनी हूँ, वो सिर्फ उसको सुधारने के लिए मैं बनी थी, नहीं तो मैं भी अपनी ज़िंदगी ऐसे ही काट ही रही थी। लेकिन मुझे पता था कि उसको सुधारने के लिए, उसको गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाने के लिए मुझे कुछ अपने आप को बनाना पड़ेगा। और उसके लिए मैंने दिन रात मेहनत करके आज डीएसपी बने हूँ और आज मेरा पति सुधर चुका है। उसके लिए मैंने बिजनेस भी शुरू करवा दिया है। तो अब आप लोग अगर ऐसे कहेंगे कि मत करो उसके साथ शादी, तो अच्छी बात नहीं है। जब बेटी की ये बातें, इच्छाएं जान लेते हैं माँ बाप, तो वो भी तैयार हो जाते हैं। फिर बड़े धूमधाम से उसकी फिर से कोर्ट मैरिज हो जाती है। मंदिर में भी जा कर के एक अच्छा सा प्रोग्राम होता है और शादी हो जाती है। दोनों पति पत्नी काफ़ी अच्छे से, काफ़ी खुशीपूर्वक वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। उसका बिजनेस इतना बढ़िया चलने लग जाता है कि वहीं पर, जहाँ पर मैडम पोस्टेड होती है, वहीं के आसपास एक बढ़िया 3 BHK फ्लैट ले लेता है और पति पत्नी उसी फ्लैट में रह रहे होते हैं। गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ हो जाता है। आने वाले समय में 1 साल के बाद वो दोनों को एक सुंदर सी एक पुत्री की प्राप्ति होती है, कन्या की प्राप्ति होती है। क्योंकि अब उसके घर में लक्ष्मी का आगमन बढ़ गया था, तो कन्या भी एक लक्ष्मी का ही रूप है। और लक्ष्मी अब
उसके घर में फिर से आ गई थी। सारी जो ज़मीन जायदाद उसने गिरवी रखा हुआ था, इधर उधर लोगों ने उससे थोड़ा थोड़ा पैसे दे करके ज़मीनें ले लिया था, उसकी दुकानें ले लिया था। फिर डीएसपी मैडम ने तहसीलदार से, वहाँ के जो भी अधिकारी हैं, लेखपाल वगैरह से, सबसे मिल करके धीरे धीरे सारी दुकानें और सारी ज़मीनों को छुड़वाना शुरू किया और एक दिन सारी दुकानें, सारी ज़मीनें उसकी छूट गई। दोस्तों, आज दोनों पति पत्नी खुशीपूर्वक काफ़ी खुशहाली से रहते हैं। शहर में रहते हैं, शहर में अच्छा बिजनेस है, लेकिन गांव की जितनी ज़मीनें हैं, गांव की जितने दुकानें हैं, उन सब से पैसे, सबसे किराया उनके पास एक व्यक्ति, वो गांव में भी इन्होंने एक मुनीब रखा हुआ है। वो मुनीब का काम होता है कि गांव की जितनी ज़मीनें हैं, जितनी भी दुकानें हैं, सबका किराया और सबका पैसा हर महीने ले आकर के इनके पास पहुंचा देना। वहाँ से भी आ रहा है और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस काफ़ी धूम से इसका चल रहा था और मैडम डीएसपी थी ही। किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, जीवन खुशहाल हो जाता है। दोस्तों, यही होता है कि अगर एक पत्नी अगर सही हो तो पति बिगड़े से पति को भी सुधार देती है। एक पति अगर सही हो तो किसी भी तरह की अगर पत्नी हो तो उसको सही रास्ते पर ला देता है। पति और पत्नी में से, दोनों में से एक अगर सही हो तो घर परिवार सुधर जाता है और वो दोनों सुधर जाते हैं, दोनों की ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है। इसलिए अगर किसी के परिवार में अगर कोई पति गलत रास्ते पर चल रहा है, नशे की प्रवृत्ति है या कोई भी गलत काम कर रहा है, तो उसको उसी जंजाल में न छोड़ करके उसे सुधारने की कोशिश किया जाए। हर चीज़ का सलूशन है आजकल। जो भी व्यक्ति, जो भी महिलाएं, जो भी बहनें अगर ऐसे पतियों से परेशान हैं तो कोशिश करिए उसे किसी न किसी तरह से सुधारने की। सुधर सकता है और आपकी ज़िंदगी फिर से आबाद हो सकती है। कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी पारिवारिक कहानियाँ मैं लेकर के आता रहता हूँ। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।